दोस्तों, जब हम कोई मीठी चीज खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है और दिमाग को भी अच्छा महसूस होता है। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा क्यों कहा जाता है कि इंसान को ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए? आखिर मीठी चीजें हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद किस तरह से असर करती हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि इसका मेटाबॉलिज्म कैसे काम करता है। आज इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, बस हमारे साथ इसी तरह बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि कोई भी मीठी चीज जिसे हम खाते हैं उसे बायोकेमिस्ट्री की भाषा में कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है और पचने के बाद यही कार्बोहाइड्रेट अलग अलग परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही हम कोई मीठी चीज खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद वो अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज में टूटकर हमारी आंतों से ऑब्जर्व होकर हमारी ब्लड वेसल्स में चली जाती है। अब इसमें से जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज है वो तो सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज इंपोर्टर के जरिए एंटेरोसाइट में पहुंच जाते हैं और जो बचा फ्रुक्टोज है वो GLUT5 नाम के ट्रांसपोर्टर के जरिए एंटेरोसाइट के अंदर प्रवेश करता है और फिर ये तीनों ही ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज GLUT2 नाम के ट्रांसपोर्टर से होते हुए हमारे ब्लड वेसल में मिल जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कार्बोहाइड्रेट इन 3 अलग अलग पार्ट्स में क्यों डिवाइड हो जाता है। तो दोस्तों, जितनी भी मीठी चीजें हम खाते हैं वो तो कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, लेकिन हमारे द्वारा खाई जाने वाली मीठी चीजें अलग अलग प्रकार की होती हैं। अब जैसे कि जो फ्रुक्टोज है वो हमें फलों से प्राप्त होता है, यानी कि फल शरीर के अंदर जाने के बाद फ्रुक्टोज में बदल जाते हैं। ग्लैक्टोज की बात करें तो यह हमें दूध से प्राप्त होता है, यानी कि दूध या फिर इससे बनने वाली चीजों के अंदर के मिठास ग्लैक्टोज में बदल जाते हैं। और जो ग्लूकोज होता है वो हमें चीनी, चावल, गेहूं, सब्जियां और बाकी की हाइड्रोकार्बन वाली चीजों से प्राप्त होता है। अब ब्लड के अंदर पहुंचने के बाद कार्बोहाइड्रेट की ये तीनों ही सिंपलेस्ट फॉर्म सीधा नसों से होते हुए हमारे लिवर के अंदर पहुंचती हैं, जहां पर इन तीनों ही कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग फॉर्म का मेटाबॉलिज्म होने लगता है। यानी कि ये जो तीनों ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज हैं, इनका मेटाबॉलिज्म लिवर के अंदर अलग तरीके से होता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्लैक्टोज के, क्योंकि अब GLUT2 के जरिए ग्लैक्टोज लिवर के अंदर पहुंचता है तो ये ग्लैक्टोज बहुत सारी अलग अलग प्रकार की क्रियाओं के द्वारा ग्लूकोज में बदल जाता है, जिसे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कहा जाता है। और फिर एक्सेसिव ग्लूकोज ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस के जरिए ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर स्टोर कर लिया जाता है ताकि ये बाद में हमें एनर्जी दे सके। लेकिन जब इसी ग्लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है तब 2 और प्रोडक्ट्स इसके मेटाबॉलिज्म से बनते हैं, जिसमें से एक होता है गैलेक्टोनेट और दूसरा होता है गैलेक्टिटोल। ये दोनों ही हमारे गट के बैक्टीरिया को फीड करने में मदद करते हैं। लेकिन जब ग्लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी आती है तो यही गैलेक्टिटोल हमारी आंखों में इकट्ठा होने लगता है, जिसका परिणाम मोतियाबिंद के रूप में देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, इसके मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी से बच्चों में मानसिक विकास का विरोध, सीजर्स जैसी कई सारी अलग अलग प्रकार की खतरनाक बीमारियां घर करने लगती हैं। यानी कि अगर इसका मेटाबॉलिज्म सही तरीके से हो रहा है तब तो अच्छा है, लेकिन अगर गलत तरीके से हो गया तो ये बीमारियों को न्योता देता है। और ये तो केवल एक कार्बोहाइड्रेट की बात हुई, क्योंकि अगर हम फ्रुक्टोज की बात करें तो दोस्तों इसका मेटाबॉलिज्म भी काफी अनोखे ढंग से होता है, जहाँ GLUT2 ट्रांसपोर्टर के जरिए लिवर के अंदर फ्रुक्टोज पहुंचता है और लिवर के अंदर पहुंचते ही इसका मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है। फ्रुक्टोज के मेटाबॉलिज्म से अंत में ट्राइग्लिसराइड्स का निर्माण होता है, साथ ही ग्लूकोज भी बनता है, जहां ग्लूकोज ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस के जरिए ग्लाइकोजन में बदल जाता है, फिर इकट्ठा होने लगता है। हालांकि फ्रुक्टोज के मेटाबॉलिज्म के दौरान उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा लैक्टेट में बदल जाता है, जिसे आम भाषा में लैक्टिक एसिड कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, शरीर के अंदर फ्रुक्टोज की कमी या इसके मेटाबॉलिज्म में कहीं गड़बड़ी आ गई, या फिर अगर फ्रुक्टोज को ट्रांसपोर्ट करने वाले ट्रांसपोर्टर में गड़बड़ी हो जाए तो इस तरह की कंडीशन में कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें सबसे बड़ी बीमारी नपुंसकता है। जी हाँ, असल में ये प्रैक्टिस हमारे शरीर में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। इसलिए अगर इसमें कोई दिक्कत आ जाती है तो शरीर से जुड़ी कई सारी बीमारियां तो होती हैं, लेकिन नपुंसकता जैसी चीज से भी गुजरना पड़ सकता है। इसलिए आपका शरीर कैसा है और किस तरह से काम करेगा, उसका ज्यादातर हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या खाते हैं। दोस्तों, अब आते हैं ग्लूकोज पर और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। ग्लूकोज भी हमारे लिवर में बाकी कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ही GLUT2 ट्रांसपोर्टर के जरिए आता है, लेकिन जब ये लिवर के अंदर प्रवेश करता है तो या तो इसका ग्लाइकोलाइसिस होकर ये ATP का निर्माण करता है, जिसे आप आम भाषा में एनर्जी भी कह सकते हैं, या फिर ये ग्लाइकोजेनेसिस के जरिए ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और लिवर में ही स्टोर हो जाता है, जैसे कि बाकी के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। लेकिन अगर इसके मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी आ गई, डायबिटीज जैसी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। असल में लिवर के अंदर अब्जॉर्प्शन के बाद ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज ब्लड में ट्रैवल करते रहते हैं, जिसमें से अधिकतर लिवर में जाकर प्रोसेस हो जाते हैं और तब प्रोसेस होने के बाद ग्लूकोज ब्लड में फ्री ट्रैवल करते रहते हैं और शरीर के अलग अलग टिश्यूज में जाते हैं और वहां पर ग्लूकोज हमारे हर एक सेल में प्रवेश करके ग्लाइकोसिस के जरिए माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होकर सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हिस्सा लेते हैं, जिससे ATP का निर्माण होता है।
लेकिन कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जिसमें खास तरह का ट्रांसपोर्टर होता है जो कभी भी ग्लूकोज को डायरेक्टली सेल में एंटर नहीं करने देता। अब ऐसे टिश्यू जिसमें ग्लूकोज इनडायरेक्टली सेल में एंटर नहीं कर पाता है, उसके लिए इंसुलिन की आवश्यकता होती है। ऐसे स्पेशल किस्म के टिश्यू हमारे शरीर में मसल और ऑडिपस टिश्यू में होते हैं, जिनमें ऊपर एक स्पेशल किस्म का इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर पाया जाता है जिसे GLUT4 ट्रांसपोर्टर कहते हैं, जहां इंसुलिन आता है और इन सभी GLUT4 ट्रांसपोर्टर को खोलता है, तब जाकर इनके अंदर ग्लूकोज प्रवेश कर पाते हैं। यानी कि अगर इन टिश्यू में इंसुलिन नहीं बनेगा तो ये ग्लूकोज ब्लड में ट्रैवल करता रहेगा और पेशाब के जरिए बाहर निकल जाएगा। इसका हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी फायदा नहीं हो पाएगा और हमारे मसल्स को एनर्जी नहीं मिल पाएगी और इसी कंडीशन को डायबिटीज कहा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग डायबिटीज से जूझ रहे होते हैं उनकी बॉडी में ज्यादा एनर्जी नहीं होती। वो लोग खाते तो हैं लेकिन खाया पिया उनके शरीर को ठीक तरह से लगता नहीं है। उन्हें वजन से जुड़ी समस्या भी झेलनी पड़ती है। और साथ ही अगर डायबिटीज वाले इंसान को कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाए या फिर उसे चोट लग जाए तो उसे ठीक होने में भी काफी लंबा वक्त लग जाता है, क्योंकि जो सेल्स बीमारियों और चोट वगैरह के बैक्टीरिया से लड़कर उन्हें ठीक करते हैं, उन सेल्स के अंदर एनर्जी ही नहीं पहुंच पाती है, इसलिए उनके लड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। इसलिए जब तक इंसान का डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहता तब तक उसे कोई ना कोई परेशानी अपनी चपेट में लेती ही रहती है। यानी कि दोस्तों, साफ शब्दों में कहा जाए तो जितना ग्लूकोज शरीर को चाहिए होता है उतना ग्लूकोज तो ग्लाइकोलाइसिस के सेल्यूलर रेस्पिरेशन के जरिए एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी का बचा हुआ ग्लूकोज ग्लाइकोजेनेसिस के जरिए ग्लाइकोजन में बदलकर हमारे लिवर, हमारे मसल्स और हमारे एडिपस टिश्यूज में जाकर इकट्ठा हो जाता है। और ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि जो फ्रुक्टोज होता है वो ट्राइग्लिसराइड्स में भी बदल जाता है। इसी वजह से फ्रुक्टोज से बने ट्राइग्लिसराइड्स इस फैट सेल में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। जब शरीर को आवश्यकता होती है और शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तब पैनक्रियाज से निकला हुआ ग्लाइकोजन हार्मोन इसी ग्लाइकोजन को दोबारा से ग्लूकोज में बदलकर हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर कोई इंसान लंबे वक्त तक खाना नहीं खाता तो भी वो जिंदा रहता है, क्योंकि इसी प्रोसेस के जरिए उसके शरीर में जो इकट्ठा ग्लाइकोजन होता है वो ग्लूकोज में बदलकर उसे एनर्जी देता है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, हमारा शरीर अपने आप को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करता है। तभी तो जब शरीर में ग्लाइकोजन और ग्लूकोज दोनों की ही कमी आ जाती है तब हमारी बॉडी प्रोटीन और लिपिड से इसकी पूर्ति करता है, जहां प्रोटीन और लिपिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ये हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। और अगर ज्यादा लंबे समय तक खाना न खाएं तो हफ्तों भर या फिर महीनों जिंदा भी रह सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने अपनी बॉडी में कितना ज्यादा ग्लाइकोजन अच्छी तरह से स्टोर करके रखा है। अब तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम जो कुछ भी खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और एक हिस्सा लिवर में जाकर अपने मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस शुरू करता है, जो अगर अच्छी तरह से हो गया तो हमारी बॉडी में लंबे समय तक एनर्जी देने वाले ग्लाइकोजन स्टोर होते हैं। और अगर मेटाबॉलिज्म के दौरान कोई गड़बड़ी हो गई तो उसका सामना अलग अलग तरह की बीमारियों के रूप में करना पड़ता है, जिसमें से 2 सबसे बड़ी बीमारियां नपुंसकता और डायबिटीज हैं। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मिस ना करें।